हेलो डियर नाइन्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। देखो जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम है जिसके लिए मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए आज चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे हम, जिसका नाम है संविधान निर्माण या कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, आप अपार्थाइड से क्या समझते हैं। आप सीधा बोलेंगे रंग भेद की नीति। ठीक है, रंग भेद की नीति से आप क्या समझते हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका में चलता था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। अपार्थाइड यानी रंग भेद दक्षिण अफ्रीका में लागू की गई नस्लीय भेदभाव की एक व्यवस्था थी। इसमें लोगों को नस्ल के आधार पर श्वेत और अश्वेत यानी गोरे और काले के बीच का अंतर बता रहे, रंगीन और भारतीय वर्गों में बांटा गया। श्वेत अल्पसंख्यक वर्ग को सभी राजनीतिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त थे। जो गोरे लोग थे उन्हें सब प्राप्त था। ठीक है ना, आगे चलते। जबकि अश्वेत यानी जो काले थे, थोड़े कलर में फेड थे, उनको बहुसंख्यक वर्ग को मतदान, आवास और सार्वजनिक सुविधाओं से दूर रखा गया, वंचित रखा गया। यह व्यवस्था 1948 में लागू की गई हुई और लंबे संघर्ष के बाद समाप्त हुई। तो समझ में आया अपार्थाइड या रंगभेद की नीति क्या होती है। गोरे और कालों की भेद था। इसमें गोरे लोग जो थे काले लोगों के साथ अन्याय करते थे, दुष्व्यवहार करते थे, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। याद रखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपका सेम इंग्लिश में भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए भाई, दक्षिण अफ्रीका के मुक्ति आंदोलन को संक्षेप में समझाइए, फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका किस तरीके से आजाद हुआ इसको हमें बताना है। तो जरा ध्यान से समझते हैं दोस्तों। देखिए, दक्षिण अफ्रीका का मुक्ति आंदोलन अपार्थाइड व्यवस्था के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष था। अपार्थाइड मतलब रंगभेद की नीति, समझ लेना यहाँ पे ये चीज आप चेंज कर लेना। ठीक है, रंगभेद की नीति समझ लेना। ठीक है, संघर्ष था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस मतलब एएनसी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया और वर्षों तक जेल में रहे। तथा 1994 में स्वतंत्र चुनाव हुए और लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। मतलब कि 1994 में दक्षिण अफ्रीका जो है आजाद हुआ और वहां पे लोकतंत्र को कायम करा गया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या था कि ये इस तरीके से मुक्त हुआ। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के महत्वपूर्ण कार्य क्या होते हैं। बताइए संविधान का महत्वपूर्ण काम क्या होता है। कानून लागू करना, लोगों के अधिकार को सुरक्षा करना, ये सारे काम होते हैं। तो जरा ध्यान समझते हैं। ठीक है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जरा समझते हैं ध्यान से। देखिए, संविधान समाज में विश्वास और समन्वय स्थापित करता है। क्या करता है, विश्वास और समन्वय स्थापित करता है, कोऑर्डिनेशन कहते हैं इसे हम। ठीक है, यह सरकार के गठन और शक्तियों को स्पष्ट करता है और संविधान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है ताकि मनमानी ना हो। ठीक है, समझ रहे हो ना। सरकार मतलब संविधान क्या करता है, सरकार की शक्तियों पर भी कंट्रोल लगता है। ठीक है ना, तो इसलिए ताकि सरकार अपनी मनमानी न कर ले। फिर उसके बाद यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और लोकतांत्रिक सरकार का आदान प्रदान करता है। ठीक है भाई, तो यहां से आप ये समझ गए कि किस तरीके से संविधान एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना के शब्द यानी संप्रभुता, गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष और समानता की व्याख्या कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पढ़ना ही है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रस्तावना के शब्द, संप्रभुता। देखिए संप्रभुता का मतलब होता है स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति, मतलब सही तरीके से निर्णय लेने की शक्ति। और गणराज्य का अर्थ होता है निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष। गणराज्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन सा हमारा होता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मान लो। और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। ठीक है, उसके बाद है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है। और समानता का अर्थ होता है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। तो ये चारों शब्दों का मतलब पता चला। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होकर निर्णय लेना। गणराज्य का मतलब क्या होता है कि हमारा देश एक लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार का है। ठीक है, उसके बाद न्याय क्या होता है, न्याय सामाजिक, आर्थिक, सब प्रकार के न्याय होते हैं इसके अंदर। और समानता जो सभी प्रकार के लोगों को बराबर दिखेगा। ठीक है, तो ये इन शब्दों का इस्तेमाल जो कि हमारे प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आने का फुल चांस है, तो ध्यान रखना। उसके बाद हमें संविधान क्यों चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि हमें संविधान क्यों चाहिए। तो जरा समझेंगे संविधान क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, संविधान देश के शासन के मूल नियम तय करता है। क्या करता है, एक बेसिक लॉ को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, देखिए यह सरकार की शक्तियों और सीमाओं को स्पष्ट करता है, यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और समानता व न्याय सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये सारे काम करता है। विविधताओं वाले समाज में संविधान एकता बनाए रखता है। जैसे कि हमारा भारत है, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो ये हमारा संविधान क्या करता है, सबको एक साथ मिला के रखता है। ये सारा काम संविधान ही करता है। तो संविधान की विशेषता है, इस तरीके से हम समझ लेंगे कि हमें इसलिए जरूरत है। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए। अब चलते हैं आगे। संवैधानिक संशोधन से आप क्या समझते हैं, मतलब कि कोई संविधान में या कानून में कोई बदलाव होता है तो हम इसे संवैधानिक संशोधन कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जरा समझिए।
देखिए, संवैधानिक शोषण का मतलब होता है कि संविधान में औपचारिक परिवर्तन से है, मतलब वही मैंने जो आपको बता दिया, और समय के साथ परिस्थितियां बदलती है इसलिए संशोधन आवश्यक हो जाते हैं। और भारत में संशोधन विशेष प्रक्रिया द्वारा किए जाते हैं ताकि संविधान स्थिर भी रहे और लचीला भी रहे। मतलब कि ऐसे नहीं कोई आया नेता और उसने चेंजेस कर दिए, ऐसे नहीं होता है, बल्कि क्या होता है सबकी सहमति चाहिए होती है संसद के अंदर, तब जाके कोई कानून क्या होता है चेंज होता है। तो ये संविधान संशोधन की बात होती है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। अब आगे है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता बतानी है, ठीक है। अब देखिए भैया, प्रमुख विशेषता क्या हमारे भारतीय संविधान की, जरा समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान लिखित और विस्तृत है, क्या है? लिखित है, बड़ा है, विस्तृत है, ठीक है। और इसमें संघीय व्यवस्था, संसदीय शासन प्रणाली और मौलिक अधिकार शामिल है। और भारत को संप्रभु और धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य घोषित किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत भी इसमें जोड़े गए। तो हमारे संविधान के अंदर ये सारी चीजें डाली गई है, तभी ये हमारी संविधान की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। ऐसा ही इंग्लिश में भी लिखा है, तो इसको भी ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं आगे। आगे आपका प्रस्तावना को संविधान का दर्शन क्यों कहा जाता है ना। प्रस्तावना के अंदर संविधान, मतलब प्रस्तावना के अंदर शॉर्ट में लिखा गया पूरे संविधान के बारे में, तो जरा ध्यान समझते देखिए। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्श दिए गए हैं। यह संविधान के उद्देश्यों और मूल भावना को दिखाती है, दर्शाती है, ठीक है। इसलिए प्रस्तावना को संविधान का आदर्श कहा गया है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप लोग ये समझ गए, इंग्लिश में भी सेम ऐसे लिखा हुआ है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण के समय की परिस्थितियां बतानी। जब भारत का संविधान बनना था तो उस समय की परिस्थितियां, स्थिति कैसी थी दोस्तों, ये बताना है हमें। तो जरा ध्यान समझेंगे। देखिए, संविधान स्वतंत्रता और विभाजन के बाद बनाया गया, ठीक है। क्या संविधान क्या था? स्वतंत्रता और विभाजन के बाद बनाया गया था, ठीक है। देश हिंसा, विस्थापन और विविधताओं से जूझ रहा था। औपनिवेशिक शासन से लोकतंत्र की ओर परिवर्तन करना था। इस परिस्थिति में एक मजबूत संविधान की आवश्यकता थी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा था जब हमारा देश में लोकतंत्र स्थापित हो रहा, देश का विभाजन हुआ था, जिसमें लाखों लोगों को घर बार छोड़ के जैसे दूसरे का जाना पड़ा। इसकी बहुत लंबी कहानी है, आगे के चैप्टर में आप पढ़ोगे, फिलहाल आप इतना जान लो, ठीक है। आप चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निर्माताओं को कौन से लाभ प्राप्त थे। जरा देखेंगे कि निर्माताओं के लाभ कौन थे, ठीक है। देखिए, संविधान निर्माताओं को प्रशासन का अनुभव था, ठीक है, इसलिए उन्होंने सही तरीके से संविधान बनाया। वह शिक्षित थे और लोकतांत्रिक विचारों से परिचित थे। उन्होंने अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान सभा में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। तो मतलब ये समझ रहे हो ना कि भैया जो संविधान निर्माता थे वो लोग पढ़े लिखे थे, उन्हें संविधान के बारे में नॉलेज था, दूसरे देशों के संविधान के बारे में उन्होंने पढ़ा और हम फिर हमारे भारत के संविधान को उन्होंने रचा यानी बनाया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं। अब दोस्तों ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। इसके बाद दोस्तों मैं सेकंड चैप्टर भी, थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, इधर ही आ रहा होगा, उसे जाकर देख लेना और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, 10वीं में भी आप आओगे। और यहाँ से दोस्तों आपको पूरी गारंटी है कि आपको जो क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है। तो चैनल को फॉलो कर लेना और एक लाइक जरूर करना। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।